हेलो एवरीवन, मैं ज्योति शर्मा पोएटिक फॉर्म्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एलेजी। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलेजी क्या है। एलेजी को हिंदी में शोक गीत कहते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले कि एलेजी है क्या। द वर्ड एलेजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एल्गस विच मीन्स लेमेंट। देखिए, जो ये शब्द है एलेजी, ये एलेगस से आया है जिसका अर्थ है लेमेंट। लेमेंट होता है विलाप करना। एन एलेजी इज ए पोएम ऑफ मॉर्निंग और लेमेंटेशन टिपिकली रिटन इन ए सीरियस और रिफ्लेक्टिव टोन। ये एक तरह से मॉर्निंग सॉन्ग ही है, यानी विलाप करता हुआ एक गीत है। और इसे किस टोन में लिखा गया है? बहुत ही गंभीर और चिंतनशील स्वर में लिखा गया है। सीरियस यानी गंभीर, रिफ्लेक्टिव यानी चिंतनशील, इस टोन में लिखा जाता है। इट मे बी रिटन फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन हु हैज डाइड और इट मे बी ए मोर जनरल रिफ्लेक्शन ऑन डेथ एंड लॉस। ये लिखा जाता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के डेथ के ऊपर, ये है ना, या एक तरह से मतलब किसी किसी डेथ या किसी लॉस का रिफ्लेक्शन है। यानी जिसने लिखा है ऐसा पता लगता है एलेजी को पढ़कर कि इसका कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे एलेजी की। यानी हिस्ट्री का मतलब ये है कि एलेजी जो है वो एजेस वाइज, देखो बच्चे, इंग्लिश लिटरेचर जो है ना वो एजेस में डिवाइडेड है, अलग अलग एजेस में डिवाइडेड है। बहुत सारी एजेस हैं, जैसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, उसके बाद में रेनेसा पीरियड है, न्यू क्लासिकल पीरियड है, रोमांटिक पीरियड है, विक्टोरियन पीरियड है, 20th सेंचुरी पीरियड है। तो ये अलग अलग पीरियड है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो और जो वीडियोज ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है सभी के अंदर आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, या आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं स्किप हो जाएंगे, लेकिन वीडियो देखते वक्त आपके सामने जरूर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी कहीं कोई कमी आ जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और अलग से आप जानना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात करते हैं। देखिए, हम ये चीज तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि एलेजी एक शोक गीत है। यानी किसी अपने नियर डियर को खो जाने पर जब दुख आता है अंदर से, तो तब जो शोक गीत लिखा जाता है उसे एलेजी कहते हैं। अब ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम क्या होता था? ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम पे एलेजी जो थी वो मोurnफुल थी। यानी स्पीकर इम्पर्सनल होता था, खुद अपनी बात किसी अन्य के माध्यम से कहता था, किसी अपने के खो जाने के लिए लिखी जाती थी। और नेचर इमेजरी यूज करते थे। जैसे मान लीजिए सी उन्होंने यूज किया, समुद्र का उन्होंने वर्ड जो है समुद्र यूज किया, सी इमेजरी यूज की। और वो किस लिए यूज करी? मे बी यूज टू सिंबलाइज द स्पीकर्स जर्नी इनटू एग्जाइल। हो सकता है ना कि वो अपनी जर्नी, एग्जाइल की तरफ जर्नी बता रहा हो। जैसे मान लीजिए समुद्र की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, इसका मतलब क्या है? जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जा रही हैं। कोई अपना है, जीवन में आया, अपना बन गया और वह हमसे दूर चला गया। तो इसका मतलब क्या है? नेचर इमेजरी यूज की जा रही है। उसके बाद में ये लोग करते क्या थे? ट्रेडिशनल पोएटिक डिवाइस यूज करते थे। और इसका अगर बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो वांडरर एक पोएम है जो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। कभी आपको मौका मिले तो उसको पढ़ना जरूर। अब उसके बाद में रेनेसा पीरियड की बात आती है। रेनेसा पीरियड के अंदर क्या हुआ था? रेनेसा पीरियड के अंदर ये मोर पर्सनल हो गई, एलेजी जो है मोर पर्सनल हो गई। अब हम देखिए बच्चे, हर एक एज का एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पॉइंट उठा लेते हैं, तो ताकि आपको चीज और भी अच्छे से समझ में आती रहे। रेनेसा पीरियड के अंदर क्या हुआ? रेनेसा पीरियड का अगर हम पॉइंट ले तो जॉन डन को ले लेते हैं, ठीक है। जॉन डन ने एलिजीज को यूज किया किस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए? कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे लव, लॉस, ग्रीफ। और वो भी कैसे? डिफरेंट पोएटिक फॉर्म्स में, डिफरेंट स्टाइल्स में, मेटाफर्स यूज करे। और मेटाफर्स वगैरह क्यों यूज करे उन्होंने? इमोशनल इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। कि जब हम पर्सनल कोई बात कहते हैं ना भाई, अपनी पर्सनल फीलिंग जब किसी को कहते हैं तो क्या करते हैं, मतलब बहुत एकदम डीप चले जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने मन की कोई बात कह रहे होते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा भावुक नहीं हो जाते हैं। जैसे कुछ मान लो दुख आ गया, मतलब कोई दुख है हमारे मन के अंदर और हमारा कोई अपना है जिससे हम कह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये क्या है? ये पर्सनल, यानी रेनेसा पीरियड वाले क्या करते थे? पर्सनल टच दे देते थे। यानी जब एलएजी यूज कर रहे हैं तो पर्सनल ही यूज कर रहे हैं, बहुत मतलब एक्सप्लोर करते थे कॉम्प्लेक्स इमोशंस को। और उसके लिए बढ़ाने के लिए, इफेक्ट्स को बढ़ाने के लिए मेटाफर्स यूज कर रहे हैं, पोएटिक फॉर्म्स यूज कर रहे हैं, स्टाइल्स यूज कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद नियो क्लासिकल वाले आए। नियो क्लासिकल वालों ने इसको तो बिल्कुल फॉर्मल समझ लिया। कैसे? अब डिस्कस कर लो। आप एक और पॉइंट उठा लो नियो क्लासिकल का, आप बात कर लो। चलो अलेक्जेंडर पोप को ले लो। तो अलेक्जेंडर पोप ने क्या किया? अलेक्जेंडर पोप ने एलिजीज को यूज किया एक्सप्रेस करने के लिए ग्रीफ को। वो
भाई जब एलिजी है ग्रीफ को ही एक्सप्लोर करेगी, ग्रीफ को ही बताएगी, लेकिन ये किस तरीके से बता रहे हैं न्यू क्लासिकल वाले? न्यू क्लासिकल वाले बता रहे हैं बहुत ही डिग्निफाइड और कंट्रोल्ड वे में। अब रेनेसा पीरियड वालों ने तो पर्सनल हो गए थे, वो तो मेटाफर्स वगैरह यूज कर लिए, बहुत बड़ा चढ़ा के सब कुछ कह दिया, उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी। लेकिन न्यू क्लासिकल वालों ने क्या किया? न्यू क्लासिकल वाले भी अपना दुख बता रहे हैं, वो भी अपना दुख ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में बता रहे हैं। उसके बाद बारी आई रोमांटिक पीरियड वालों की। रोमांटिक पीरियड वाले फिर से इमोशनल चीजें यूज करने लग गए, इमोशनल हो गए। अब यहाँ भी हम किसी पोइट को उठा लेते हैं, यहाँ हम बात कर लेते हैं, चलो एक विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एलिजीज को यूज किया एक्सप्लोर करने के लिए अपनी खुद की सोच, मतलब ऑन थॉट्स एंड फीलिंग अबाउट डेथ एंड लॉस। वही डेथ एंड लॉस के बारे में ही बता रहा है, लेकिन उन्होंने एलिजी को कैसे मतलब यूज किया? एलिजी के अंदर नेचुरल एलिमेंट्स डाल दिए, नेचर को भी अंदर डाल लिया। अब विलियम वर्ड्सवर्थ तो वैसे ही एज ए नेचर पोइट बहुत ज्यादा फेमस है, तो नेचर को साथ में मिलाकर और फिर एलिजी लिखी उन्होंने, यानी नेचुरल डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा डाल दिया इसके अंदर। तो ये रोमांटिक पीरियड वालों का हो गया कि वो इमोशनल एलिमेंट्स को ज्यादा दिखाने लगे। अब आए हमारे विक्टोरियन पीरियड वाले। विक्टोरियन पीरियड के अंदर अगर एलिजी की बात करी जाए तो यहाँ पर एलिजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, थोड़ी सी फिलोसफिकल हो गई, और भाई होनी भी थी, क्योंकि इस टाइम पर सोशल और कल्चरल बहुत ज्यादा चेंज आया था। सोशल और कल्चरल मतलब एकदम से बदल गया था बहुत कुछ। जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, बहुत अपर स्टार्टा के लोग जो थे वो लोअर स्टार्टा वाले लोगों के साथ में बहुत गंदा वाला बिहेव कर रहे थे, मतलब एक स्टेटस जो है ना वो मेंटेन हो गया था लोगों का, मतलब बहुत ज्यादा आपस में गैप आ गया था। तो उस टाइम पे जब लिखी जाती थी ना कोई कविता, तो कवि तो क्या है, मतलब पोइट्री तो है क्या? पोइट्री से स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। जब फीलिंग्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो एकदम अनायास जो निकलता है ना वो कविता है, दिल का बहाव जब निकलता है तो वो कविता है। तो विक्टोरियन वाले क्या करें? विक्टोरियन वाले भी अपने सोशल और कल्चरल लैंडस्केप को, उस टाइम के लैंडस्केप को दिखाने के लिए इन्होंने इसको यूज करा। अब यहाँ इन्होंने क्या किया? मान लो हम अल्फ्रेड टेनिसन की बात कर लेते हैं, अल्फ्रेड टेनिसन विक्टोरियन टाइम के हैं, उनकी बात कर ले, तो इन्होंने एलिजी को यूज कर लिया अपने सोशल और कल्चरल लैंडस्केप की जो चेंजिंग हुई है, उस टाइम में जो चेंजिंग हुई है उनको दिखाने के लिए। तो फिलोसफिकल हो गया ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्सनल नहीं है, चेंज हो रहा है, दुनिया में दिख रहा है, सबको पता है, वो चीजें बताने के लिए कर लिया। अब 20th सेंचुरी की बात कर लेते हैं। 20th सेंचुरी में क्या हुआ भाई? 20th सेंचुरी में भी वही डाइवर्स ही रहा, कॉम्प्लेक्स ही रहा। जनरली इट इज ए लेमेंट एंड एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ लव्ड वन। वही लव्ड वन के ग्रीफ के लिए ही है। 20th सेंचुरी के जो पोइट थे ना, लेकिन थोड़े से फ्लेक्सिबल हो गए सब्जेक्ट मैटर की अगर बात की जाए तो। और 20th सेंचुरी में अगर मैं डिस्कस करना चाहूंगी ना तो टीएस इलियट को करूंगी, क्योंकि उसकी जो एक वर्क है वेस्टलैंड, है ना, वेस्टलैंड, आपने नाम भी सुना होगा वेस्टलैंड। कभी मौका मिले तो पढ़ना जरूर, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे कि वेस्टलैंड आखिर क्या है। टीएस इलियट ने वेस्टलैंड लिखी। अब ये है तो इलिजी और बहुत ही प्यारी इलिजी है, आप पढ़ना। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो उथल पुथल हो गई थी, उस उथल पुथल की वजह से शोकगीत लिखा गया था ये, और इसको 5 पार्ट में डिवाइड करा टीएस इलियट ने। पहला जो पार्ट है वो डेथ और मोर्निंग के बारे में लिख दिया, यानी वो सारा मृत्यु और शोकगीत से भरा पड़ा है, पहला जो पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है इसका, उसमें सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो गया, उसमें लव और मैरिज की बातें होने लगी। थर्ड के अंदर फिर वही युद्ध और युद्ध की वजह से जो एक्सपीरियंसेस मिले उनका जिक्र हुआ। फिर फोर्थ पार्ट की बारी आई। अब फोर्थ के अंदर क्या हुआ, कवि ने रिलीजियस और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स ज्यादा डाल दिए, यानी धर्म के बारे में और अध्यात्म के बारे में ज्यादा लिख दिया। अब फिफ्थ के अंदर उसने क्या किया, फिफ्थ में कल्चर और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में लिख दिया। यानी वेस्टलैंड जो है टीएस इलियट ने लिखी, ये है भी इलिजी। अब इसमें ये नहीं है कि फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट लाइन जो है वो मॉर्निंग कर रही है, वो डेथ के बारे में डिस्क्राइब कर रही है, तो लास्ट लाइन भी वही काम कर रही है, नहीं, इसके अंदर डाइवर्सिटी है, यानी डाइवर्स हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। और वही मैं आपको बता रही हूँ, स्लाइड में आप देख रहे होंगे 20th सेंचुरी में डाइवर्स है। टीएस इलियट की वेस्टलैंड बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। तो आप अगर टाइम लगे, मौका मिले, और अगर आप इस चीज का लिटरेचर का बहुत ज्यादा अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो वेस्टलैंड एक बार पढ़िएगा जरूर। अब हम बात करते हैं आगे जो हमारी टाइप्स आती है एलिजी की, कि भाई टाइप्स बेसिकली तो हैं काफी सारी, लेकिन जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे मेन 2 ही होती है, एक होती है पर्सनल और एक होती है इम्पर्सनल। अब पर्सनल और इम्पर्सनल नाम से आपको समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पर्सनल क्या है? अब देखो, पर्सनल यानी ये तो भाई पर्सनल बात है। पर्सनल कैसे हुई कि किसी अपना, जो मेरा अपना है ना, उसके बारे में जब मैं लिख रही हूं तो वो पर्सनल है। देखो, पर्सनल इलिजी इज ए पोएम दैट मोर्न्स द डेथ ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन हु हैज हैड ए पर्सनल कनेक्शन टू द पोइट। यानी पोइट जो लिख रहा है उसका उससे स्पेशल कनेक्शन है, जिसके बारे में वो लिख रहा है।
उसकी डेथ के बारे में लिख रहा है या वो उससे दूर हो गया इसलिए लिख रहा है। तो पोइट का उस बंदे से स्पेशल कनेक्शन है। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही बेस्ट सा एग्जांपल दूंगी जो ये पर्सनल एलिजी है इसके बारे में एक। लेकिन अब थोड़ा सा और इसको जान लेते हैं कि दिस टाइप ऑफ एलिजी इज ऑफन मोर इमोशनल। ये थोड़ी सी इमोशनल ज्यादा होती है क्योंकि जब हम पर्सनल बातें करते हैं ना, जब हम पर्सनल अपना दुख बता रहे होते हैं किसी के बारे में, मान लो एक मिनट के लिए सपोज अगर हम जिक्र करें कि किसी भी व्यक्ति का जिक्र कर ले, वो अपनी मदर के एक्सपायर हो जाने का जो दुख हो रहा है उसको उसके ऊपर कोई कविता लिख रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, उसके अंदर फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा होगी, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा होंगे, सब्जेक्टिव भी वो बहुत ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ें तो यहाँ बताई है कि भाई पर्सनल एलिजी है तो इस टाइप की जो एलिजी है बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, सब्जेक्टिव होती है, किसकी तुलना में, इम्पर्सनल की तुलना में। ठीक है, एंड इट मे फोकस ऑन द पोइट्स ओन फीलिंग ऑफ ग्रीफ एंड लॉस। अब यहाँ पर जो एलिजी है वो हमें बता देगी, पर्सनल है तो ये हमें बता देगी कि पोइट को कितना दुख लगा है। अब देखिए, अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो आपके सामने बताती हूँ, ये है लिसिडस। अब लिसिडस जो है वो जॉन मिल्टन ने लिखी थी, इसको मैं बताए बिना नहीं रहूंगी, थोड़ा सा तो मेरे को बताना है ये ताकि आपको पता लगे कि पर्सनल क्या है। अब लिसिडस क्या है कि जॉन मिल्टन ने जो है ना अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी। उसका जो फ्रेंड था एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी थी। वो भाई जहाज दुर्घटना में डूब गया था। अब क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई तो इसने उसके दुख में लिखी, इसने दुख में लिखी तो उसने क्या बताया कि वो कविताएं लिखा करता था, छोटी मोटी कुछ लेख लिखा करता था, कविताएं लिखा करता था, जो एडवर्ड था किंग था वो। अब उसकी दुर्घटना मतलब जो जहाज दुर्घटना के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। जॉन मिल्टन को बहुत दुख लगता है तो वो बताता है कि भाई कोई ऐसे कैसे मर सकता है इतनी छोटी सी उम्र में और इस तरीके के एक्सीडेंट में कैसे मर सकता है, वो इतना प्यारा था, नेचर से इतना अच्छा था। लेकिन पहले स्टेंजा के अंदर तो ये दुख जाहिर कर लेता है, रो लेता है, विलाप कर लेता है पहले स्टेंजा में। दूसरे स्टेंजा के अंदर फिर वो आता है ना तो वो क्या कहता है कि जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है ये एक फैक्ट है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। सेकंड में थोड़ी फिलोसफिकल बातें करता है। थर्ड स्टेंजा पे आता है तो थर्ड स्टेंजा के अंदर क्या कंक्लूजन निकालता है, वो ये कंक्लूजन निकालता है कि जिसने जन्म लिया वो मर गया। लेकिन अब आप ये देखो, एडवर्ड ने कुछ कविताएं लिखी थी, वो कविताएं आज भी जिंदा है। वो क्या सोचता है कि मेरा दोस्त एडवर्ड बेशक मर गया, वो आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि आसमान में जैसे कोई गायक बन गया हो, यानी जैसे गाना गाते हुए फिर रहा हो इधर से उधर। यानी उसकी कविताएं जो हैं वो आज भी जिंदा हैं और वो कविताएं पढ़ी जाएंगी। वो कविताएं अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे महसूस होगा कि मेरा दोस्त जिंदा है। ठीक है, इसी तरीके से विलियम शेक्सपियर ने भी सोनेट 30 लिखी है। वो भी उसने अपने किसी लव वन के ग्रीफ के लिए लिखी है, अपने लव वन को खो दिया उसने, उसके दुख के लिए लिखी है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे इम्पर्सनल एलिजी की। अब जैसे पर्सनल के अंदर पर्सनल एलिमेंट ज्यादा था, इम्पर्सनल के अंदर देखिए क्या होता है। एन इम्पर्सनल एलिजी इज ए पोयम दैट मोर्न्स द डेथ ऑफ ए पर्सन। ये भी किसी की डेथ के लिए ही लिखी जाती है, बट ए पर्सन हु इज नॉट पर्सनली नोन टू द पोइट। लेकिन ये व्यक्ति जरूरी नहीं है कि पोइट क्या अपना खुद का कोई सगा हो, कोई जानने वाला पहचानने वाला, वो कोई किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है, कोई भी नोन हो सकता है। समझ रहे हैं आप? दिस टाइप ऑफ एलिजी इज ऑफन मोर ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव नहीं होती, ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा होती है। एंड फिलोसफिकल देन पर्सनल, पर्सनल की तुलना में ज्यादा फिलोसफिकल होती है एलिजीज। एंड इट में फोकस ऑन द यूनिवर्सल थीम ऑफ डेथ एंड लॉस। ये यूनिवर्सल थीम के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है डेथ बी नोट प्राउड बाय जॉन डन। जॉन डन ने लिखी है डेथ बी नोट प्राउड। और इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, इस पोएम के अंदर देखिए क्या लिखा है कि दिस पोएम आर्ग्यूज दैट डेथ इज नोट टू बी फियर्ड एज इट इज सिंपली ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। कह दिया ना, देखो यहाँ इसने यूनिवर्सल थीम बता दिया। ये जो पोएम उसने लिखी है ना जॉन डन ने, इसके अंदर उसने किसी के मतलब अपने किसी नियर डियर की मृत्यु के ऊपर नहीं लिखी है। इसने ये बताया है यहाँ पर कि डेथ जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है। भाई डेथ तो आनी ही आनी है, वो तो एक नेचुरल पार्ट है हमारे जीवन का, हमने जन्म लिया है, हम मरेंगे जरूर। तो इसी तरीके से एक और है, एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट यंग लेडी बाय अलेक्जेंडर पोप। ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कोई लेडी एक्सपायर हो जाती है तो अलेक्जेंडर पोप उसके ऊपर लिख देते हैं। दिस पोएम मोर्न्स द डेथ ऑफ ए यंग लेडी, यंग वुमन हु डाइड इन चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है। तो इस टाइप की जो होती है वो इम्पर्सनल एलिजी होती है। अब इसके बाद में एक और एलिजी के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कई बार कि पास्टोरल एलिजी। पास्टोरल क्या होती है, देखो पास्टोरल एलिजी जो है, पास्टोरल एलिजी इज ए पोएम दैट मोर्न्स द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। वही बार बार चीज वही आ रही है घूम फिर के कि एलिजी है तो किसी लव्ड वन की डेथ के लिए लिखी जा रही है। पास्टोरल के अंदर लेकिन क्या है ज्यादा चीजें कि पास्टोरल के अंदर मेन जो फोकस है वो क्या है। पास्टोरल पोएट्री इज ए टाइप ऑफ पोएट्री दैट आइडलाइज द रूरल लाइफ एंड द शेफर्ड एज ए सिंपल एंड केयर फ्री फिगर। यहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है कि पोइट जो लिख रहा है पास्टोरल एलिजी, वो ये एज्यूम करता है कि उसका जो नियर डियर जो एक्सपायर हो गया, जो मर गया, जो दुनिया में नहीं है, ये जो उसको छोड़कर चला गया, वो एक शेफर्ड है।
ठीक है, और खुद को भी अपने आप को शेफर्ड ही मानता है, और वो क्या करता है, उसी रूप में उसका वर्णन करता है, यानी नेचुरल टच जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है। पास्टोरल एलिजी ऑफन यूज नेचुरल इमेजरी, देख लो आ ही गया, टू रिप्रेजेंट द ब्यूटी एंड फ्रेजाइलिटी ऑफ लाइफ, कि ब्यूटी के बारे में यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाता है पास्टोरल में। दे कैन बी ए पावरफुल वे टू एक्सप्रेस ग्रीफ एंड लॉस, बट दे कैन ऑल्सो बी ए वे टू सेलिब्रेट द ब्यूटी एंड फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ। ये लोग एक्सप्रेस भी अच्छे तरीके से करते हैं पास्टोरल एलिजी लिखने वाले, और उसके दौरान मतलब इसको एक्सप्रेस भी बहुत अच्छे से करे, और उसी दौरान वो ब्यूटी को बहुत अच्छे से इंजॉय भी करे, नेचुरल ब्यूटी को बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर रहे हैं। ये चीज़ थी इसकी। अब हम अगर इसका एग्जाम्पल उठाएं तो वो लिसिडस है। लिसिडस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जॉन मिल्टन का है ना। अब लिसिडस के अलावा एक एग्जाम्पल, ये तो मैं बता चुकी हूँ, इसका एक एग्जाम्पल और एडोनिस ले लेते हैं हम। एडोनिस पीबी शैले ने लिखा है। किसने लिखा है? पीबी शैले ने। पीबी शैले ने भाई जो ये लिखी है ना एलिजी, ये अपने फ्रेंड की डेथ पे लिखी है, और फ्रेंड भी कौन है? जॉन कीट्स। बहुत वेल नोन पोइट है जॉन कीट्स। इनकी अर्ली एज में ही डेथ हो गई थी, ये कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस हो गया था इनको, और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही हैंडसम थे ये, मतलब लुक वाइज बहुत सुंदर थे, स्मार्ट थे, हैंडसम थे, बहुत हैंडसम थे, लवेबल थे, लोग इनको बहुत प्यार करते थे। तो एडोनिस जो है ना, ये इन्होंने जो टाइटल दिया वो ये दिया कि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एडोनिस एक करेक्टर है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन एक जंगली सुअर जो है वो उसको मार देता है। अब एडोनिस जो इसने मेन जो टॉपिक लिया वो इसीलिए लिया क्योंकि एडोनिस जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर करेक्टर है वो भी बहुत खूबसूरत था, और मर गया, मतलब लेडी थी शायद, वो मर गई। अब यहाँ इसका दोस्त भी मर जाता है और वो भी बहुत खूबसूरत था। पीबी शैले क्या लिखते हैं? पीबी शैले पहले ही जो स्टेंजा होती है उसके अंदर तो बताते हैं, उनको बहुत दुख लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई कैसे मर सकता है, उनको कैसे छोड़ के जा सकता है, ये सारी चीजें। सेकंड जो स्टेंजा आता है उसके अंदर फिर वो अपने ग्रीफ को थोड़ा सा कंसोल करते हुए लिखते हैं कि भाई वो मर गया लेकिन क्या पता वो कहाँ होगा, मतलब अपनी टेंशन भी जो होती है उनको कि पता नहीं कहाँ होगा, स्वर्ग में गया होगा या कौन सी दुनिया में चला गया होगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर वो थोड़ा सा ऐसे एज्यूम करते हैं कि मेरा दोस्त तो बहुत खूबसूरत था, है ना, तो हो सकता है वो कोई फूल बन गया हो, कोई एडोनिस का फूल बन गया हो, एडोनिस के फूल के रूप में उसने जन्म ले लिया हो कहीं ना कहीं। तो अगर वो फूल बन गया, मतलब वो मान ही लेते कि वो फूल बन गया, एज्यूम भी क्या कर रहे हैं, समझ लो उन्होंने मान ही लिया कि वो एक एडोनिस के फूल बन गए। एडोनिस का फूल बने तो कहते हैं लोग उसकी सुंदरता की आज भी तारीफ करते होंगे, जैसा वो जिंदा था तब करते थे। तो ये बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।